Students, welcome to the video. This is lesson number 4 of political science. Social and political movements. Social that means सामाजिक and political that means राजनीतिक या राजकीय. इस दो फील्ड में जितनी कुछ अलग अलग मूवमेंट्स हुई अब तक हमारे इंडिया में, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है इस पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, now we are continuing this lesson. Take one pencil in your hand, and if there is any important or very good information for your general knowledge, at that time you bracket there, या फिर आप अपनी जो नोटबुक है उसमें भी नोट्स निकाल सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो. सो पेज नंबर 91, लेसन नंबर 4, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स. रीड आउट द न्यूज़ इन अ लोकल न्यूज़पेपर. एक जनरल लोकल जो न्यूज़पेपर है, आपके घर पे भी कोई न्यूज़पेपर आता होगा, ऐसे ही एक जनरल न्यूज़पेपर में ये जो न्यूज़ है वो आई हुई है, तो हमको वो पढ़नी है. क्या है न्यूज़? मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज हैव रिड्यूस्ड बाय 50%. तो एक मूवमेंट, एक ऐसा आंदोलन कि जो अगेंस्ट, विरुद्ध था किसके? चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जिसे हम लोग कहते हैं, उसके रिलेटेड, उसके विरोध में मूवमेंट चला, सक्सेसफुली हुआ, ग्रेट एक्सटेंट, ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा इस प्रकार का ये जो प्रमाण था चाइल्ड मैरिज का वो था, तो उसको अच्छे तरीके से सक्सेसफुली ये जो मूवमेंट था अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज उसने काम किया, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने काम किया, एंड उससे रिज़ल्ट क्या आया कि ये जो चाइल्ड मैरिज की जो एक परसेंटेज था वो 50% से रिड्यूस, कम हो गया. द वर्कर इन द मूवमेंट वर्क वेरी कॉन्शियसली. इस मूवमेंट में काम करने वाले जितने कुछ अलग अलग ऐसे वर्कर्स थे, दैट मीन्स कार्यकर्ता थे, आंदोलक थे, उन्होंने बड़े ही मन लगाकर ये मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया. वर्कर्स फ्रॉम द मूवमेंट अगेंस्ट डावरी ऑल्सो हेल्प देम. और इसमें से ये जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में काम करने वाले वर्कर ही नहीं थे, तो अदर मूवमेंट्स के जो वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है फॉर एग्जांपल डावरी, तो अगेंस्ट डावरी मूवमेंट में जो वर्कर्स थे उन्होंने भी जितना हो सके इस मूवमेंट के लिए हेल्प किया. नाउ देयर इज़ अ नीड टू स्टार्ट अ ड्राइव अगेंस्ट मल न्यूट्रिशन. अब ये तो ठीक है, यहाँ पर 50% रिडक्शन भी हुआ है चाइल्ड मैरिज का, लेकिन इसके साथ साथ आज जो है तो मल न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग कुपोषण कहेंगे, आप अंडरलाइन कर सकते हो, मल न्यूट्रिशन दैट मीन्स कुपोषण. तो इस प्रकार का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा एक जो प्रॉब्लम है ना हमारे देश के सामने, तो उसके लिए भी इस प्रकार के मूवमेंट्स होने चाहिए, ऐसा पेपर में न्यूज़ में दिया हुआ है. बिकॉज पावर्टी एंड मल न्यूट्रिशन आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसिस. क्योंकि गरीबी और कुपोषण ये जो है ये बहुत बड़ी ऐसी समस्याएं है आज की इसमें सोसाइटी के सामने. तो ये दोनों भी प्रॉब्लम्स जो है, जैसे चाइल्ड मैरिज का रिडक्शंस हुआ, डावरी का रिडक्शन हुआ, उस प्रकार से ये जो ग्रेट प्रॉब्लम्स है उसका भी रिडक्शन हो, इस प्रकार की न्यूज़ में छोटा सा एक आर्टिकल दिया हुआ था. ओके, नाउ बिलो दिस आर्टिकल और न्यूज़ देयर इज 3 पॉइंट्स. इन द अबव न्यूज़पेपर आइटम डिफरेंट मोमेंट्स आर इंक्लूडेड. कैन यू एक्सप्लेन देयर मीनिंग? आप अगर देखते हो तो इस न्यूज़ जो है उस न्यूज़ से रिलेटेड और अलग प्रकार की भी वहाँ पर जो मूवमेंट है इंक्लूड की गई है. इन द अबव न्यूज़पेपर आइटम डिफरेंट मूवमेंट्स आर इंक्लूडेड. कैन यू एक्सप्लेन देयर मीनिंग? अलग अलग प्रकार की, जैसे चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, या फिर अगेंस्ट डावरी है, या फिर मल न्यूट्रिशन में जो प्रॉब्लम है, पावर्टी है. तो ये सब जो 3-4 प्रॉब्लम यहाँ पर दिखे हैं, आपको क्या उस सब की मीनिंग्स पता है? दिस न्यूज़ डील विद डिफरेंट सब्जेक्ट आर मोमेंट रिलेटेड टू ओनली वन इश्यूज़. ये जो न्यूज़ है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स रेफर यूज़ किए हुए हैं. क्या हर एक मोमेंट जो है उसका एक सिंगली ऐसा पर्पज़ होता है, सिंगली ऐसा सब्जेक्ट होता है, इश्यूज़ होता है? इफ़ डिफरेंट मोमेंट कोऑपरेट विथ ईच अदर विल दे बी मोर इफ़ेक्टिव. क्या अलग अलग मोमेंट में काम करने वाले जितने कुछ लोग हैं उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने मोमेंट में कोऑपरेट
किया तो क्या वो अपना काम और इफ़ेक्टली कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? ये सब जो तीनों क्वेश्चंस है, इसमें हमको पर्सनल रिस्पॉन्स, व्हाट यू फील, हाउ यू एक्सप्लेन, ये सब जो जानकारी है वो देनी है। और जब हमने ये न्यूज़ पे पढ़ा, उससे बहुत बार हमको सोचने के लिए मजबूर हम लोग होते हैं कि सच में हमारे भारत देश में जो है ये बहुत सारे अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है या फिर इल इफ़ेक्ट्स जो है उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, मूवमेंट्स के थ्रू क्या होता है, ये सब जानकारी जो है आपके 10th स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इसमें दिया हुए है। क्योंकि नाउ वी आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर हमको आगे जाकर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है तो व्हाट्स टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स केम इन फ्रंट ऑफ अस, ये सब हमको जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ कंटिन्यू। इन द लास्ट चैप्टर वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़, है ना। लेसन नंबर 3 में हम लोगों ने नेशनल पार्टीज़ है, फिर वो कांग्रेस है, बीजेपी है, इस प्रकार के नेशनल पार्टीज़ की इन्फॉर्मेशन दिखी। उसके साथ साथ रीजनल पार्टीज़ है, जैसे एमएनएस है या फिर शिवसेना है, उस प्रकार की पार्टीज़ की भी इंफॉर्मेशन देखी। पॉलिटिकल पार्टीज़ कम्पीट फॉर पॉलिटिकल पावर, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है फिर वो रीजनल रहे या फिर नेशनल रहे, है ना, ये जो है आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करती है। दैट मीन्स एक दूसरे से इनका जो है कंपटीशन रहता है। तो ये कंपटीशन क्यों रहता है? फॉर पॉलिटिकल पावर, उनको राजनीति में अपना जो मतलब पावर है वो प्रेजेंट करना होता है। दे विन इलेक्शन एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन, इसके लिए वो लोग इलेक्शंस लड़ते हैं। हाँ, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया दैट कम्प्लीटेड 18 ईयर्स वो वोटिंग करते हैं, इनके पार्टीज़ को चुन कर देते हैं। एंड जब ये रूलिंग पार्टीज़ में आते हैं टू ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन मैन, जितने कुछ कॉमन मैन के प्रॉब्लम्स है उन सबको सॉल्व करने की कोशिश ये रूलिंग पार्टीज़ या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसे हम लोग कहते हैं वो करती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जनरली एडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव परसेप्टिव्स, अब जनरली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है वो सब सब सोसाइटीज़ के सब लेवल के जो प्रॉब्लम्स है वो सबको सुन मतलब समझती है, एडॉप्ट करती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। हर एक प्रॉब्लम का क्या स्ट्रक्चर है वो जानने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है। दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट वन पर्टिकुलर इशू, जब वो रूलिंग पार्टीज़ में आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ तो वो कॉमनली एक इशू को कॉन्सेंट्रेट नहीं करती, एक इशू के बारे में नहीं सोचती। तो हर प्रकार के जितने कुछ प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में उसको कॉम्प्रिहेंसिवली सुनती है, समझती है, देखती है, स्ट्रक्चर उसके ऊपर आने वाली अलग अलग जो कमिटीज़ होती है उनके थ्रू स्टडीज़, उनके ओपिनियंस बुलाए जाते हैं। फ्रॉम पब्लिक क्लीनलीनेस to space research they have to take into consideration all matter from national perspective and take decisions। फिर छोटी सी शुरुआत अगर हम लोग बोलते हैं तो क्लीनलीनेस से तो स्पेस रिसर्च तक के जितने कुछ अलग अलग ऐसे मतलब सोचने के अलग अलग जो बातें हैं उन सब को सेम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एंड दे हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल मैटर, और सभी बातों को चारों तरफ से ऑब्जर्व किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और राष्ट्रीय स्तर पर उसे सोचा जाता है और बाद में उससे रिलेटेड डिसीजंस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ लेती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोग्राम फॉर द प्रॉब्लम ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जनरली पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, जो अलग अलग पार्टीज़ होती है राजकीय पार्टीज़, वो क्या करती है तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स एक्सपेक्ट करती है कि जिसके थ्रू ऑल सेक्शंस में सोसाइटी में रहने वाले जितने अलग अलग सेक्शंस हैं सभी सेक्शंस के लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो उनको समझे और वो अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सके। पॉलिटिकल पार्टीज़ एडॉप्ट पॉलिसीज़ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी एक फील्ड को या किसी एक फैक्टर को लेकर नहीं चलती, तो वहाँ पर वो हर प्रकार के जो लोग हैं समाज में, फिर वो आपको एग्जांपल्स भी दिया है, फार्मर, लेबरर, देन बिजनेसमैन, वुमेन, यूथ एंड सीनियर सिटीज़न, इस प्रकार के एग्जांपल्स दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सब के बारे में सोचती है, ये सब के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है और इनके प्रॉब्लम्स जानने के लिए अलग अलग समिति भी गठित की जाती है जिनसे उनको पूरा स्ट्रक्चर जो है वो रियली एंड ट्रथवर्सी उनको पता चले। अब आपके मन में माइंड में क्वेश्चन आएगा
कि मूवमेंट्स है इतने सारे, उससे रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो भी ट्राई करती है, डिसीजंस लेती है। तो ये मूवमेंट की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, वाई मूवमेंट, है ना? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो सोच ही रही है, समझ ही रही है, कुछ कर ही रही है लोगों के लिए। देन वाई मूवमेंट? ऑल द पीपल इन द सोसाइटी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल पार्टीज, है ना? सभी लोग जो है इस पॉलिटिकल इश्यूज़ में पार्टिसिपेट नहीं होते, सभी लोगों को इस प्रकार के राजनीति में इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर वो ले भी नहीं सकते। हर कोई पॉलिटिक्स में अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे सकता एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर, और समाज के कल्याण के लिए भी हर एक व्यक्ति भारतीय जो है अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। सम पीपल्स फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इश्यूज़, हाँ, इसके पीछे के रीजंस हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सब में से कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं दैट दे फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इशू, जो इस प्रकार के सोसाइटी में जो अलग अलग इश्यूज़ है उसमें से किसी एक स्पेसिफिक इशू पर फोकस करते हैं एंड परस्यू इट। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, हाँ, इसके लिए परस्यू करते हैं, उसको आगे लेकर चलते हैं। दे ऑर्गेनाइज पीपल, इसके लिए जो सेम थिंकिंग पीपल होते हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दैट इश्यूज़, और सब यूनिटी में आकर एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज किया जाता है फॉर सॉल्विंग द इश्यूज़। जितने कुछ प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में आने वाले, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर इशू को पकड़कर गवर्नमेंट पर इस प्रकार का प्रेशर डालने से वो इशू जो है धीरे धीरे हाईलाइट होता है, लाइमलाइट में आता है। दे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप ऑन द इशू। ये जो मूवमेंट होती है कंटिन्यूसली, ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके फॉलोअप के लिए, उसके मतलब सॉल्व करने के लिए जो है कंटिन्यूसली काम करते रहती है। बिल्ड पब्लिक ओपिनियन, इसके लिए वो जनमत भी जागरूक करती है। सोसाइटी में रहने वाले जो आम कॉमन मैन है, आम आदमी है, उनसे ओपिनियंस लिए जाते हैं अबाउट इट एंड देयर बाय पुट अ प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। और बाद में जो है इस प्रकार की जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन पर प्रेशर दिया जाता है एंड द गवर्नमेंट, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन पर भी ये इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए प्रेशर दिया जाता है। दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटी इज कॉल्ड अ मूवमेंट। तो इस प्रकार की जो एक ऑर्गेनाइज ऐसी पार्टी होती है कि जो एक मूवमेंट स्टार्ट की रहती है, दैट इज मूवमेंट। ओके, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड अ मूवमेंट। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज द इसेंस ऑफ एनी मूवमेंट। अगर कोई भी मतलब मूवमेंट तब तक सक्सेसफुली या एक्टिव इस प्रकार की होती नहीं है जब तक उसमें जो है ऑर्गेनाइज एक्टिविटी हो। इसीलिए हर मूवमेंट का मेन जो इसेंस होता है, मेन कोर होता है ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, जिसमें समाज के जो है बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें आता है, लोगों का सपोर्ट, जनमत जो है वो होने से उस इशू के लिए जो एक बेस चाहिए होता है वो मूवमेंट के जो वर्कर्स होते हैं उनको मिलता है। सच मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, लोकशाही प्रधान। यहाँ पर लोग लोगों के अच्छाई के लिए लोक कल्याण का काम करते हैं। तो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में इस प्रकार के मूवमेंट रहना वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कम अंडर डिस्कशन थ्रू दिस मूवमेंट। बहुत सारे अलग अलग जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी इस प्रकार के डिस्कशन के लिए जो है मूवमेंट्स के थ्रू सामने आते हैं। द गवर्नमेंट देन हैज़ टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम। और जो सरकार होती है वो इस प्रकार के आने वाले जितने कुछ डिस्कशन के लिए अलग अलग जो सोशल प्रॉब्लम्स है उस पर विचार भी करती है। द गवर्नमेंट देन हैज़ टू पे अटेंशन। लीडर्स एंड एक्टिविस्ट ऑफ द मूवमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट दोज इशूज़। जो लीडर्स होते हैं, नेता मतलब उस मूवमेंट के कैप्टन होते हैं या जो कार्यकर्ता होते हैं, वो सभी जानकारी जो है इस प्रकार से गवर्नमेंट को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रोवाइड करती है। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट वाइल मेकिंग पॉलिसीज़। और बाद में ये सब स्ट्रक्चर सुनकर, ये सब जानकारी सुनकर गवर्नमेंट जो है इस प्रकार से अलग अलग पॉलिसीज़ जो है वो तैयार करती है, जिससे वो जो प्रॉब्लम है फिर वो सोशल रहे या पॉलिटिकल रहे, वो प्रॉब्लम जो है समाज से हट जाए। सम मूवमेंट्स एम एट अपोजिंग अ पर्टिकुलर डिसीजंस और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो सभी मूवमेंट जो है वो सेम नहीं होती, सभी मूवमेंट जो है
सिर्फ गवर्नमेंट से काम करने के लिए तैयार नहीं रहती, तो कुछ मोमेंट्स ऐसी रहती है जो गवर्नमेंट ने एडॉप्ट की हुई जो पॉलिसीज़ है, जो लिए हुए डिसीजंस है, उसको स्टॉप करना, अपोज करना, विरोध करना। द राइट टू प्रोटेक्ट इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट राइट टू द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा एक हक है या फिर अधिकार है जिसमें गवर्नमेंट ने जितने कुछ इम्प्लीमेंट किए हुए पॉलिसीज़ है या लिए हुए डिसीजंस है, अगर वो जनमत के लिए अच्छे नहीं है तो उसको हम लोग अपोज भी कर सकते हैं। हाउ एवर दिस राइट नीड टू बी यूज पेशेंसली एंड रिस्पॉन्सिबली। मतलब जो राइट्स हैं हमारे लिए कि जिससे हम लोग अपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट के अलग अलग डिसीजंस या पॉलिसीज़ को, तो वो हमने पेशेंसली, बड़े धैर्यता से, संयम से या फिर जिम्मेदारी के साथ जो है ये प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करने चाहिए। ओके, नाउ कंटिन्यू द लेसन, पेज नंबर 92। व्हाट इज़ अ मूवमेंट। अब इंट्रोडक्शन देख लिया, वाई मूवमेंट भी देख लिया, आंसर हमको मिल गया कि हमने मूवमेंट क्यों करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या मेथड होनी चाहिए और हमें संयम और जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए। अब व्हाट इज़ अ मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या है, डेफिनेशंस। नंबर 1, द मूवमेंट इज़ अ कलेक्टिव एक्शन। अब जो मूवमेंट है जिसे हम लोग आंदोलन कहते हैं, वो आंदोलन किसी एक व्यक्ति से, पर्टिकुलरली एक व्यक्ति से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाए तो अन्ना हजारे, इन्होंने भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो उनकी अकेले की लड़ाई नहीं है। इस मूवमेंट में उनको एक्टिवली एक्शन चाहिए, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत सारे लोगों की कृति चाहिए, है ना। पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट। इस प्रकार का जो मूवमेंट रहता है, फिर किसी प्रकार का भी हो, क्लीनलीनेस के लिए हो, करप्शंस के लिए हो, पावर्टी के लिए हो, मल न्यूट्रिशन के लिए हो, अगेंस्ट डावरी के लिए हो, कोई भी मूवमेंट हो, उसमें समाज का जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो कोई भी जो प्रॉब्लम्स है हमारे सोसाइटी में, फिर वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो, वो उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट, a movement can be formed when people come together in the interest of a particular issue। अब ये जो मूवमेंट है ये तभी हो सकती है when people come together। ये मूवमेंट को अगर हमको सक्सेसफुल करना है, तैयार करना है, तो हम कब कर सकते हैं, when people come together, जब लोग साथ में आए, in the interest of particular issue। ऐसे लोग कि जिनको एक पर्टिकुलर जो हमारी सोसाइटी में रहने वाला जो इशू है उससे रिलेटेड इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन कैन बी अ सिंगल इशू फॉर विच अ मूवमेंट कैन बी क्रिएटेड। अब देखो, अगर पर्टिकुलर इशू में हम लोग पोल्यूशन लेते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही परेशान करने वाला इस प्रकार का ये जो इशू है, इसको अगर हमको स्टॉप करना है तो इसके लिए हम लोग मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। प्लास्टिक बैनिंग, ये भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, वो भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब पीपल्स कम टुगेदर, हम सब लोग जो है यूनिटी में आए और एक दूसरे को कोऑपरेट करें। नंबर 3, अ मूवमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और अ फोकस प्रॉब्लम। अ मूवमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव। हर कोई जो मूवमेंट होती है या हर कोई जो आंदोलन होता है, उसका एक सामाजिक उद्देश्य रहता है, एक ध्येय रहता है, एक किसी एक बात पर वो फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है, मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एम एट एंडिंग करप्शन। जैसे अगर भ्रष्टाचार विरोधी अगर कोई आंदोलन है तो उनका मेन एम क्या रहेगा, एंडिंग करप्शन। करप्शन को हमारे देश से हटाना ही है, दैट इज़ द एम ऑफ दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दैट इज़ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, है ना। नेक्स्ट, मूवमेंट हैव अ लीडरशिप। हर कोई जो मूवमेंट रहता है, कोई भी मूवमेंट, उसका एक पर्टिकुलर ऐसा एक कैप्टन होना चाहिए। लीडरशिप गिव्स द मूवमेंट एक्टिव। ऐसा लीडर कि जिसके लीडरशिप में जो है वो मूवमेंट कंटिन्यूअस एक्टिव रहे, लोग सुने, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट, उसके उद्देश्य जो है वो ठहराए जाए। प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन, क्या क्या अलग अलग प्रोग्राम्स ले जिससे जो है प्लास्टिक बंदी करना है या फिर पोल्यूशन मुक्त भारत करना है या क्लीनली भारत करना है या फिर करप्शन वाला एंड करना है, तो उसके स्पेसिफिक ऐसे एक्शंस लेना चाहिए, स्ट्रेटजी, उसके लिए अलग अलग प्लानिंग्स करना चाहिए। आर डिसाइडेड बाय इट्स लीडर। और ये सब डिसाइड कौन करता है,
उस मूवमेंट के जो हेड होते हैं, दैट इज़ अ कैप्टन, वो जो है इस मूवमेंट के सब कुछ मतलब क्राइटेरिया जो है वो तैयार करता है। द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेक्स मूवमेंट इफेक्टिव, और जो स्ट्रॉन्ग ऐसे लीडर होते हैं उनकी लीडरशिप में इस प्रकार के मूवमेंट्स जो है सक्सेस होते हैं या फिर इफेक्टिवली काम करते हैं। मूवमेंट्स हैव ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन इट बिकम डिफ़िकल्ट टू फॉलो अप द इश्यूज़। जो कोई मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वो पूरी तरीके से सिस्टमेटिकली उसका संगठन होना चाहिए, लोगों का कोऑपरेशन उसमें होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी रहे, सेम थिंकिंग के लोग रहे और आपस में उनका अच्छे से व्यवहार रहे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इश्यूज जो है वो सक्सेसफुली हैंडल कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। फॉर एग्जांपल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, एकदम करेक्ट। अगर किसानों का आंदोलन है तो किसानों के लिए किसानों का संगठित होना बहुत ज़रूरी है। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर बेटरमेंट्स ऑफ द फार्मर लोगों के अच्छाई के लिए फार्मर मूवमेंट जो है वो काम करती है। एंड लास्ट है, एनी मूवमेंट रिक्वायर पब्लिक सपोर्ट। कोई भी मूवमेंट रहे उसमें पब्लिक सपोर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोगों का सहकार्य होना बहुत ज़रूरी है। जब लोग इस प्रकार के अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है, सोशल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, उसको हटाने के लिए मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो जो प्रॉब्लम है वो 100% ईजीली हम लोग कम कर सकते हैं। पीपल शुड फील कनेक्टेड टू द इश्यूज दैट इज़ अंडरटेकन बाय द मोमेंट्स हैव अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन विच हेल्प देम टू शेप पब्लिक ओपिनियन। और मोमेंट्स जो होते हैं इस प्रकार के अलग अलग प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं बाय देयर एक्शंस, फॉर दैट द पब्लिक सपोर्ट उनको मिल जाता है, लोगों के ओपिनियंस वो जान लेते हैं, और इस प्रकार से सेम थिंकिंग के, सेम ओपिनियन के लोग इस प्रकार से अलग अलग मोमेंट्स में जब शामिल हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को वो मोमेंट को मतलब हैंडल करना या फिर सीरियसली लेना ही पड़ता है। ओके, नाउ इन पेज नंबर 92 देर इज़ अ डिस्कशन के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसे हम लोग डिस्कस करना है आपको। जनरली द मूवमेंट्स आर डिवोटेड टू वन पर्टिकुलर इश्यूज बट हैव एन आइडियोलॉजी बिहाइंड देम। फॉर एग्जांपल मूवमेंट्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। आपको देखो कोई भी मूवमेंट रहे, जनरली अगर मूवमेंट लेते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक ऐसा पर्टिकुलर इशू रहता है, बट कभी कभी ये जो इशू है आइडियोलॉजी बिहाइंड देम, उनके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है, आदर्शता क्या है, क्या सोच से वो जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया। फॉर एग्जांपल दिया है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, डावरी बिलीव इन वैल्यूज ऑफ द डेमोक्रेसी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल इक्वलिटी। समटाइम्स सम मूवमेंट्स ग्रेजुअली ग्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलिटिकल पार्टीज़। कभी कभी ये जो मूवमेंट होती है, जब ये मूवमेंट इस प्रकार के सोशल इश्यूज से रिलेटेड अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन से होते होते गवर्नमेंट पर या पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रेशर डालते डालते खुद के उनके जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे किसानों के लिए है या फिर मज़दूरों के लिए है। तो इस प्रकार के अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होते हैं या मूवमेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, फिर वो रीजनल लेवल की रहे या नेशनल लेवल की, तैयार करते हैं या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफर्ड भी होते हैं। नाउ नीचे अगर आप लोग देखते हो, सम स्टूडेंट्स आर देयर and they are giving their opinions. Read the following dialogues and write a paragraph in it. ये जो बच्चे हैं जिससे उन्होंने जो कुछ ओपिनियन बताया है उससे डायलॉग से आपको पैराग्राफ्स बनाना है। If the human rights movement become influential worldwide, there is no need for other movement. अगर जो है मानवीय हक के प्रोटेक्शन के लिए, जो ह्यूमन राइट्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए अगर इस प्रकार का मूवमेंट चलता रहे तो बहुत ही दूसरे जो अलग अलग मूवमेंट्स है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट द प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ आर ऑफ डिफरेंट नेचर। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रॉब्लम अलग है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रॉब्लम अलग है। इस प्रकार के डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशन में राइज द डिफरेंट मूवमेंट। इस प्रकार के सेकंड बच्चे का भी कहना है कि उसका भी कहना करेक्ट है, जैसा देश होता है वैसे उनके उनके प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होते हैं और उससे अलग अलग मूवमेंट्स जो है वो सामने आती है। इट्स ट्रू, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव सेड सेव गर्ल्स। ऐसा नहीं होता तो आज अगर आप लोग देखते हो तो भारत के जितने कुछ अलग अलग सोशल इश्यूज़ है तो ऐसे इश्यूज़ दूसरे देशों को के होंगे ऐसा नहीं लगता। इसीलिए हमारे देश में जो है सेव गर्ल्स इस प्रकार का भी मूवमेंट चल रहा है। नेक्स्ट, वी कैन गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ मूवमेंट हियर इट सेल्फ।
कैन वी स्टार्ट अ मूवमेंट टू मेक द स्कूल सराउंडिंग सेफ फॉर गर्ल्स। इस प्रकार के जो मूवमेंट अलग अलग चलते हैं, तो क्या हम लोग लड़कियों के लिए जो आज का जो सोसाइटी हम लोग देखते हैं या वातावरण देखते हैं, तो उससे थोड़ा सा एक डर रहता है, तो गर्ल्स की सेफ्टी के लिए भी क्या हमने स्कूल के सराउंडिंग्स में गर्ल्स सेफ्टी के लिए मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ना लास्ट है, मूवमेंट्स वेयर सप्रेस्ड during the British period, but in the democratic system, existence of movements is an indicator of healthy democratic system। अंग्रेजों के ज़माने में भी अलग अलग मूवमेंट्स थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन आज के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए भी हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए इस प्रकार के मूवमेंट्स होना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, अलग अलग बच्चों के स्लोगन्स आपको रीड करना है एंड अपनी ओपिनियन जो है वो रेडी करना है। ओके, नाउ वी कंटिन्यूड। कैन यू टेल विच मूवमेंट इन द इंडिया लीड टू which movement in India lead to feeling of public interest, litigation, and the judiciary had to give decisions over PIL। भारत में जो है ऐसी कौन से अलग अलग ऐसे मूवमेंट्स हुए जिसके लिए मतलब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो है इस प्रकार का मतलब निर्णय देने के लिए इन जुडिशरी सिस्टम का जो है वो हेल्प लेना पड़ा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, नेम द मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, महात्मा फुले, संत गाडगे महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ये सब के नाम आपको पता ही होगा। तो इन्होंने हिस्ट्री में कौन से अलग अलग ऐसे मूवमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी, इन्होंने किसानों के लिए देखो वो वाला बारडोली है, चंपारण्य है, इस प्रकार के मूवमेंट स्टार्ट किए। उसके साथ साथ हमारी इंडिया की फ्रीडम के लिए भी उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट इस प्रकार के, या फिर सिविल डिसोबीडियंस इस प्रकार के मूवमेंट स्टार्ट किया। महात्मा फुले, इनका अगर देखना हो तो देखो अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज है ना, अगेंस्ट सती प्रथा है, इसके लिए इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है कितनी पता है आपको, वो सर्च करना है। ऑन विच इशू डज द सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट इन इंडिया इंस्टीज। अगर आप लोग देखते हो तो भूमिपुत्र, इससे रिलेटेड कौन सी भूमिपुत्र दैट मीन्स किसानों से रिलेटेड कौन से अलग अलग मूवमेंट्स जो है वो शुरू है और कौन से इश्यूज़ पर, वो आपको डिस्कस करना है, कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन। कलेक्ट द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर अगर आपके घर में आता होगा तो उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ कलेक्ट करना है अबाउट द मूवमेंट सच एज अंधश्रद्धा निर्मूलन मूवमेंट टू स्टॉप द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, मूवमेंट अगेंस्ट फीमेल फोर्टिसाइड, नॉट इन माई नेम। इस प्रकार के जो मूवमेंट चल रहे हैं, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप नेट पर सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से भी कौन से मूवमेंट्स चल रहे हैं वो आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ डू यू नो में नीचे आपको दिया है, सिविक प्रॉब्लम्स नीड नॉट ओरिजिनेट ओनली इन द सोशल स्पीयर। बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं जो सिर्फ मतलब सोशल फील्ड से रिलेटेड नहीं होते, तो दे कैन एमर्ज फ्रॉम एनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। समाज के कोई भी अलग अलग फील्ड से जो है इस प्रकार के सिविक प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं। इन इंडिया स्पेशली इन द महाराष्ट्र मेनी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वेयर स्टार्टेड एंड सोसाइटी स्टार्टेड गेटिंग मॉडर्नाइज। महाराष्ट्र में भी इस प्रकार के छोटे बड़े ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स सामने आए और इस प्रकार के जो सिविक प्रॉब्लम्स थे उसको कम करके महाराष्ट्र जो है आज के डेट में मॉडर्नाइज स्टेट के नाम पर उभर कर आया है। अवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज ऑल्सो अ सोशल मूवमेंट। अगर हमारे देश की आज़ादी जो हम लोग इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करेंगे तो इससे रिलेटेड जितनी कुछ इन्फॉर्मेशंस है या जो मूवमेंट है वो मूवमेंट भी हमारे इंडिपेंडेंस के लिए एक सोशल मूवमेंट ऐसा ही जाना जाएगा। The issues like protecting rights of the citizen, right to vote, minimum wages, economic security are the focus of political and economic movement. स्वदेशी movement is an important economic movement। इस प्रकार के अलग अलग मूवमेंट्स जो है वो हमको हेल्प करते हैं जानने के लिए, हर एक प्रॉब्लम समझने के लिए ये मूवमेंट्स का जो है वो हमको थोड़ा सा आइडिया मिलता है और इस मूवमेंट से जो है बहुत सारे हमारे सोसाइटी के आने वाले जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, वो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 93 पर अगर आप लोग देखते हो तो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, हमारे भारत में कौन से अलग अलग ऐसी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है
जो फेमस हुई है और जिससे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हुए, वो आपको दिया हुआ है। सबसे पहला है ट्राइबल मूवमेंट, जिसे हम लोग आदिवासी आंदोलन ऐसा भी कह सकते हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिप्राइव ट्राइबल पीपल ऑफ देयर राइट टू लिवलीहुड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आज़ादी के पहले अगर हम लोग देखते हैं तो अंग्रेज सरकार ने जो है, जो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी है उनके ऊपर बैन लगाया कि जिसके कारण ये जो ट्राइबल पीपल थे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये इसके ऊपर उनका गुजारा चलता था, तो ये गुजारा उनसे छीन लिया गया। अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए इनको बैनिंग किया। अलग अलग फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है इनको कलेक्शन के लिए वहाँ पर स्टॉप किया गया। देयर वॉज अ ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलम, जिसके अगेंस्ट में ये जो आदिवासी लोग थे इन्होंने एकजुट होकर अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। देयर वॉज अ ट्राइबल अपराइजिंग, आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। कोलाम फ्रॉम छोटा नागपुर, गोंड फ्रॉम ओडिशा, कोली, भिल्ल एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, संथाल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप ये सब जो है अंडरलाइन करेंगे या फिर हाईलाइट भी कर सकते हैं। द ट्राइबल स्ट्रगल हैज़ कंटिन्यूड सिंस दोज ईयर, और उस समय से मतलब अंग्रेज सरकार जब थी तब से जो है इस प्रकार से आदिवासी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू स्टार्ट रहा। उस पीरियड में भी ये जो लोग थे आदिवासी, इन्होंने एकजुट होकर सरकार के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट की। उसके साथ साथ वन मेजर प्रॉब्लम इज़ दैट दे आर डिनाइड राइट ओवर फॉरेस्ट, और उनका मेन जो प्रॉब्लम था वो था कि अंग्रेज़ सरकार ने जो है इन लोगों को फॉरेस्ट के ऊपर इनका जो हक है उसे डिनाइड किया, नकार दिया, जिसके कारण इनके लिवलीहुड पर प्रॉब्लम आ गया, उनके उदर निर्वाह पर प्रॉब्लम आ गया, जिससे इनमें मूवमेंट स्टार्ट किया। वन मेजर प्रॉब्लम, द मेन डिमांड ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट इज़ टू एक्सेप्ट देयर राइट ओवर फॉरेस्ट, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही था उनके मूवमेंट का कि जंगल पर जो हक है वो सबसे पहला जंगल का हक आदिवासी लोगों का ही है, ऐसा इनका मेन एम था। डिमांड भी यही थी, दे शुड बी अलाउड टू कलेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल्सो शुड हैव टू राइट टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड। तो जंगल में खेती करने का और जंगल में निकलने वाले जितने कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसे कलेक्ट करने का भी जो अधिकार है वो उन्हें मिलना ही चाहिए, इस प्रकार के उनके डिमांड्स थे, और इसके लिए उन्होंने मूवमेंट्स भी किया। नेक्स्ट वन दिया है फार्मर मूवमेंट इन इंडिया। फार्मर मूवमेंट इन इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट। अगर किसानों के लिए देखा जाए तो इस प्रकार के आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग ऑर्गेनाइज ड्यू टू द एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश। कृषि मतलब हमारा देश है कृषि प्रधान देश है भारत के, बहुत सारे मे बी 75 to 80% लोग जो है वो खेती से रिलेटेड थे, तो इन सब के जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए किसानों ने भी इस प्रकार का आंदोलन स्टार्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फार्मर मूवमेंट इन, आपको सबको पता ही होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में, बारडोली, चंपारण्य एंड मूवमेंट अगेंस्ट रेवेन्यू कलेक्शंस। तो रेवेन्यू कलेक्शन से है या फिर किसान खेती के ऊपर लगाने वाले अलग अलग टैक्सेस से रिलेटेड है, या किसानों को जो फूड ग्रेन्स को हटाकर कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए दिया हुआ स्ट्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है, इस प्रकार के मूवमेंट्स फार्मर मूवमेंट जो है हमने पढ़े हैं। द फार्मर मूवमेंट वेयर इंस्पायर्ड बाय द थॉट्स ऑफ महात्मा फुले। फार्मर मूवमेंट्स में जो है किस किस का इंस्पिरेशन ज़्यादा मिलता है, महात्मा फुले, जस्टिस रानडे एंड महात्मा गांधी। ये सब तीनों के जो नाम है ये हमारी हिस्ट्री में ज़्यादा फेमस है, जिन्होंने किसानों के लिए, उनके मूवमेंट के लिए, उनकी डिमांड्स कंप्लीट करने के लिए उनको सपोर्ट किया और अच्छे अच्छे उनके लिए कायदे भी बनाने के लिए कोशिश की। ड्यू टू सम रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, टेनेसी लॉ रिलेटेड टू टिटलिंग ऑफ द लैंड एसेट्रा। अब देखो ये किसानों से रिलेटेड जितनी अलग अलग ऐसी सुविधाएं या सुधारणाएं हुई, उसमें से टेनेसी लॉज मतलब कूड़ कायदा, जो मतलब किसान खेत में खेती करेगा, मेहनत करेगा, अपना पसीना बहाएगा, उसी की ज़मीन, इस प्रकार के जो है अलग अलग सुधारणाएं होती चली गई। द फार्मर मूवमेंट स्लो डाउन, और बाद में जैसे जैसे सुधारणाएं होती चली गई, ये जो फार्मर मूवमेंट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते चला गया। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बाद जो है हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, तो फार्मर मूवमेंट बिगेन मोर एक्टिव। बीच के पीरियड में जो है स्लो डाउन मूवमेंट जो हो गई थी फार्मर मूवमेंट, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद फिर से एक्टिव होती चली गई। एंड इफेक्टिव थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अचीविंग सेल्फ सफिशियंसी। एक
तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, और दूसरा स्वयं निर्भर, दूसरे के ऊपर डिपेंड न रहते हुए अपने जितने कोई फूड ग्रेन्स वगैरह है, इन फूड ग्रेन्स में अपना देश जो है वो आत्मनिर्भर बने, ये सोचकर इस प्रकार के मूवमेंट्स जो है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एक्टिव होते चले गए। इट डिड नॉट बेनिफिट द पुअर, लेकिन ये सब जो था उसका फ़ायदा गरीब किसानों को नहीं हुआ, गरीब फार्मर को नहीं हुआ। द फार्मर वेयर नाउ डिवाइडेड इनटू रिच फार्मर एंड पुअर फार्मर, जिससे डेवलपमेंट्स होते चले गए, अलग अलग सुधारणाएं होती चली गई। हरित क्रांति से बहुत सारे किसानों को फ़ायदा भी होते चला गया, लेकिन किसानों के दो इस प्रकार के डिविजन्स हुए। पहला है रिच फार्मर एंड सेकंड पुअर फार्मर। डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पुअर फार्मर लीड टू द बिगिनिंग ऑफ फार्मर मूवमेंट, और जो असमाधानी ऐसे फार्मर्स थे, पुअर फार्मर्स थे, उन्होंने फार्मर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जितना कुछ वो फूड ग्रेन्स निकाल रहे हैं उसको अप्रोप्रिएट प्राइस मिले। एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, किस खेती जो है उसको भी इंडस्ट्रीज़ के जैसा जो है, कंपनीज़ के जैसा ट्रीटमेंट मिले। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी ने एग्रीकल्चर के लिए जितना कुछ अलग अलग रिकमेंडेशन दिया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। डेप्ट रिलीफ, कर्ज मुक्ति दी जाए। डेप्ट कैंसलाइजेशन, अगर किसी किसान ने कोई किसी प्रकार का लोन लिया हो, क्रॉप्स लोन हो या बाकी कोई भी लोन हो, तो उस लोन को भी कैंसल किया जाए। नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग पॉलिसीज़ जो है फार्मर्स के लिए या खेती के लिए बनाए जाए। और सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द फार्मर मूवमेंट, ये सब जो है फार्मर मूवमेंट्स की डिमांड्स थी। शेतकरी संगठना, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। और भारत में इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सामने आए जिन्होंने किसानों के जो प्रॉब्लम्स है उसको एक यूनिटी में लाकर, ऑर्गेनाइजेशन बनाकर एक्टिवली सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहे हैं। नाउ डू दिस, नेम द पॉलिसी स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर एंड लैंडलेस लेबरर। तो गवर्नमेंट जो है इस प्रकार के किसानों के लिए, और जो मजदूर है मतलब जो उस खेती पर काम करता है, इस प्रकार के वर्कर के लिए कौन सी अलग अलग पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो आपको ढूंढ के निकालना है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा क्रॉप्स लोन, या फिर किसान सम्मान योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो जिनकी ज़मीन जो है 4 या 5 एकड़ से कम है, ऐसे लोगों को हर साल 6,000 रुपीज़ किसान सम्मान योजना के तहत दिया जाता है। उसके साथ साथ बहुत बार जो अलग अलग टाइप्स के लोन होते हैं वो भी किसानों के लिए फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो ऐसी क्या क्या ऐसी अलग अलग फैसिलिटीज़ है वो आपको ढूंढ के निकालना है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखना है। नाउ नेक्स्ट है हमारा ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन इन इंडिया मर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर ट्रेड यूनियन अगर हम लोग देखते हैं, मज़दूरों से रिलेटेड अगर यूनियंस हम लोग देखते हैं तो इसका बैकग्राउंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में आता है, जिसे हम लोग औद्योगिकरण ऐसे कहते हैं। तो कंपनीज से रिलेटेड ये मूवमेंट का जो है, यूनियंस का जो है वो कोऑपरेशन रहता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, रेलवे कंपनीज वेर एस्टेब्लिश इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लास्ट में जो है इस प्रकार के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जिसे हम लोग कपड़ा उद्योग भी कह सकते हैं, या फिर रेलवे कंपनीज जो है उससे रिलेटेड अलग अलग इस प्रकार की यूनियंस सामने आई, ये कंपनीज सामने आई 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में। इन 1899 रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। इसमें क्या हुआ कि स्टार्टिंग कैसे हुई, 1899 में रेलवे वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए। However, the first organization for resolving the issues of worker was established in 1920. 1899 में रेलवेज के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, और कुछ सालों के बाद 1920s में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहला फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ फॉर वर्कर इश्यूज़ 1920 में। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन 1920 में रेलवे कंपनीज़ के जो वर्कर थे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्रिएट की गई, तैयार की गई, एस्टेब्लिश हुई 1920 में, दैट नेम इज़ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ट्रेड यूनियन स्टार्टेड वर्किंग मोर इफेक्टिवली। अगर आप लोग देखते हो आज़ादी के बाद तो ये ट्रेड यूनियंस जो है उन्होंने बहुत ही इफेक्टिवली सक्सेसफुली जो है वर्कर्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए,
वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए जो है अच्छे से काम किया है। इन 1960 एंड 1970 ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑर्गेनाइज सेवरल एगिटेशंस, और 1960 एंड 1970 में ये जो यूनियंस थी, वर्कर यूनियंस या ट्रेड यूनियंस, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत अच्छे से बहुत सारे ऐसे आंदोलन भी किए, बट फ्रॉम 1980s ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्टेड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। लेकिन 1980s के बाद ये जो यूनियन थी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, उसके अलग अलग ऐसे सेपरेशन होते चले गए, डिवाइड्स होते चले गए, और इसके पीछे का रीज़न था ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट टू बी द ग्रेट एक्सटेंड। और इसके पीछे का रीज़न था ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिससे अलग अलग देशों के एक दूसरे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है या बाकी सब जो ट्रेडिंग्स ऐसे होते चले गए, जिससे ये जो यूनिटी थी, यूनियन थी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स जो थी वो डिसइंटीग्रेटेड होती चली गई। इन इंडिया वर्कर्स आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम। अब हमारे भारत में जितने कुछ अलग अलग वर्कर्स है, जिसे हम लोग मजदूर कहते हैं, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मतलब नौकरी का मतलब कोई ऐसा ये नहीं, सेटलमेंट नहीं या फिर स्टेबिलिटी नहीं। हाँ, अनसेटलमेंट एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस ऐसे लेबर रहता है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया कि उनकी नौकरी छूट गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, कभी कभी फाइनेंशियली जो है सिक्योर नहीं रहते वहाँ पर वो जो वर्कर्स है वो। एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शंस फॉर वर्कर लोगों के प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं रहती। अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, ज़्यादा समय पर ओवर टाइम करना पड़ता है या फिर किया जाता है या फिर लिया जाता है। इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, सिक्योर नहीं रहते वहाँ पर। हेल्थ हैज़ार्ड आर सम ऑफ द प्रॉब्लम। इस प्रकार के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है जो किसान या मज़दूर है उनके होते हैं, और ये सब प्रॉब्लम जो है इनको सॉल्व करने पड़ते हैं या फिर फेस करने पड़ते हैं। और ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए ही इस प्रकार का जो यूनियन है वो काम करता है, जिससे वर्कर्स लोगों का कुछ अच्छा हो और उनका फ़ायदा भी हो। नाउ नेक्स्ट है वुमेंस मूवमेंट। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड प्रोग्रेसिव मेन इन इंडिया इनिशिएटेड द वुमेंस मूवमेंट। हमारे आज़ादी भारत में आज़ादी के पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस प्रकार से जो है वुमेंस मूवमेंट स्टार्ट किया। प्रोग्रेसिव मैन, जो अपने मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग की विचारों से बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थे, नैरो माइंडेड नहीं थे, इंटेलेक्चुअल थे, अपने तरह ही स्त्रियों का भी मान सम्मान या रेपुटेशन पोजीशन समझते थे। ऐसे लोगों ने इस प्रकार से वुमेंस मूवमेंट स्टार्ट किया। द वुमेंस मूवमेंट एम्ड एट एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन। स्त्रियों पर होने वाले जो अलग अलग ऐसे अन्याय है उसको दूर करने की कोशिश की। उसके साथ साथ एंडिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन, उन पर होने वाले अत्याचार को स्टॉप करने की कोशिश की। हेल्प देम टू लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, आदरयुक्त सम्मान युक्त ऐसी लाइफ उनको मिले, इसके लिए हेल्प किया। एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ, और सामाजिक लाइफ में एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर सके, फिर वो स्कूल रहे या फिर नौकरी से रिलेटेड रहे या समाज में होने वाले अलग अलग जो मूवमेंट है उसमें उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो। ये सोच कर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने वुमेंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया। आप अंडरलाइन कर सकते हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई। उसके साथ साथ रमाबाई रानडे टुक इनिशिएटिव इन एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज। फिर वो सती प्रथा आप सबको पता होगा, किसी मतलब स्त्री की अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जलती हुई चिता में उसको अपने पति के साथ जल जाना पड़ता था, सती हो जाना पड़ता था। दिस टाइप्स ऑफ सती प्रथा थी उस ज़माने में, आज़ादी के पहले। उसके साथ साथ चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही बच्चों की शादी करवा दी जाती थी, जिनको कुछ समझता नहीं है ऐसे बच्चों की शादी लगवा दी जाती थी। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए ये मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट किया गया। रिफॉर्म सच एज विडो रीमैरिज, अगर किसी लड़की जो है वो कम एज में विधवा होती है तो उसको फिर से शादी करने का भी राइट मिलना चाहिए। वुमेन्स एजुकेशन, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। एंड राइट टू वोट टू वुमेन, और स्त्रियों को वोट करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। ये सोचकर वेयर पॉसिबल ड्यू टू द वर्क ऑफ दिस रिफॉर्मिस्ट, ये जो समाज सुधारक थे इनके मेन एम ही यही थे
कि ये सब पॉसिबल हो जाए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन गेव इक्वल राइट्स टू वुमेन इन ऑल फील्ड। आज़ादी के बाद हमारे संविधान ने स्त्रियों को जो है हर फील्ड में समान अधिकार दिए, इक्वल राइट्स दिए। इन स्पाइट ऑफ दिस वुमेन वे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन सेवरल फील्ड। लेकिन फिर भी समाज में कुछ साइड्स ऐसे हैं, कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर आज भी स्त्रियों को उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन्स मूवमेंट एम एट फ्रीडम ऑफ वुमेन। और इसी पीरियड में भी आज स्त्रियों की आज़ादी के लिए लड़ा जा रहा है, मूवमेंट स्टार्ट है। द मूवमेंट डिमांडेड दैट द वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग। और ये मूवमेंट किसके लिए है? तो जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों को एक मनुष्य की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इस प्रकार के मूवमेंट का डिमांड है। इन द लेटर पीरियड वुमेन्स पार्टिसिपेटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंड इन मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन। और बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो धीरे धीरे इसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट होता चला गया और आज अगर लेडीज़ जो है बहुत सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेशन कर रही है। द ग्रेट एक्सटेंड इन मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस एक्सट्रीम्स विच मेड देम अवेयर ऑफ इनजस्टिस अगेंस्ट देयर ओन स्लैव्स। ये इस प्रकार की मूवमेंट से स्त्रियों को हम किस पोजीशन पर है, हमारे कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं, ये भी सोचने पर ये मूवमेंट्स जो है वो हेल्प कर रही है। वुमेन स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। इन इंडिया वुमेन्स मूवमेंट इज़ नॉट होमोजीनियस। भारत में अगर हम लोग देखते हैं तो वुमेन्स मूवमेंट जो है वो होमोजीनियस नहीं है, मतलब एक समान नहीं है। कुछ स्टेट में जो है स्त्रियाँ बराबर अपना सोच कर, अपने विचार जानकर, अपने हक जानकर, अपने राइट्स जानकर लड़ रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है, डेवलपमेंट कर रही है, अपना प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ पर अभी भी स्त्रियों को जो है पल्लू लेकर या फिर इस प्रकार से क्या कह सकते हैं हम लोग, विदाउट एनी रिस्पेक्टफुल पोजीशन लाइफ जो है वो गुजारनी पड़ रही है। उसके साथ साथ आगे अगर हम लोग देखते हैं तो हाउएवर वुमेन्स मूवमेंट एज वेरियस लेवल आर टेकिंग अप द इश्यूज लाइक वुमेन्स हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट। टुडेज वुमेन्स मूवमेंट फेस द चैलेंजेस ऑफ इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन एंड गिविंग वुमेन अ स्टेटस एंड प्रेस्टीज एज ह्यूमन बींग। इस प्रकार की मूवमेंट जो है आज भी वुमेन्स मूवमेंट में ये सब जो चैलेंजेस है वो सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। सभी स्त्रियों को समान अधिकार, उसके साथ साथ शिक्षा का भी अधिकार एंड समाज में जो है प्रेस्टिजियस एंड स्टेटस उनका जो है वो हाई करने के लिए लाइक अ ह्यूमन बीइंग उनको बिहेवियर मिले, ये सोच कर ये मूवमेंट्स जो है वो काम कर रही है। नाउ नेक्स्ट है एनवायरमेंट movement. We are aware that environmental degradation is a serious problem at national and international level. आप सभी को पता है कि आज के एज में हमारे पूरे वर्ल्ड के सामने एनवायरमेंट को सेफ रखने का, प्रोटेक्शन करने का बहुत ही बड़ा ऐसा चैलेंज, सीरियस प्रॉब्लम जो है सिर्फ एक देश की नहीं तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रॉब्लम जो है वो फेस किया जा रहा है। एट द इंटरनेशनल लेवल सेवरल मूवमेंट्स आर वर्किंग टू स्टॉप द डिटोरिएशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट का होने वाला, दिन ब दिन होने वाला जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए एनवायरनमेंट धीरे धीरे पोल्यूशन की वजह से है या फिर जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कारण जो प्रॉब्लम्स दे सॉल्व करने पड़ रहे हैं वो बहुत ही सीरियस है। वी सी अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड। और हम सभी देशों ने जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे को कोऑपरेट कर कर ये प्रॉब्लम जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाहिए, ऐसा लगता है और करना ही चाहिए। इन इंडिया मेनी मूवमेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट मूवमेंट आर टेकिंग अप इश्यूज़। अब हमारे इंडिया में कौन से ऐसे इश्यूज़ है जिससे ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके, लाइक प्रोटेक्शंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, protecting different sources of water, protections of forest, green belt, pollution of रिवर्स, यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड अदर इल इफेक्ट्स। ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये सब प्रॉब्लम्स कम करने की कोशिश या फिर सॉल्व करने की कोशिश जो है दिन ब दिन हमारा इंडिया ही नहीं तो पूरा वर्ल्ड कर रहा है, जिससे हम एनवायरनमेंट जो है वो बचा सकते हैं, उसको क्लीन एंड फ्रेश रख सकते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेश रहेगा तो हमको फ्रेश एयर मिलेगी, हमारी लाइफ भी जो है वो फ्रेश एंड प्योर रहेगी। लास्ट है कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट के पहले अगर आप लोग देखते हो तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा वहाँ पर देयर इज़ अ लोगो, जागो ग्राहक जागो। कंज्यूमर मूवमेंट अमर्ज इन इंडिया आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम टू एग्जिस्टेंस इन 1986। अंडरलाइन कर सकते हैं इस ईयर को आप लोग। 1986 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
ग्राहक रक्षक नियम या फिर हक जो है वो बनाए गए। दिस मूवमेंट हैड टू ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। द मूवमेंट बिलीव्स दैट ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज अ कंज्यूमर। समाज में रहने वाला हर एक फैक्टर, हर एक व्यक्ति जो है वो ग्राहक है। ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, कंज्यूमर फेस डिफरेंट प्रॉब्लम। दिन ब दिन होने वाले जितने कुछ चैलेंजेस है या चेंजेस है, उन चेंजेस की वजह से कंज्यूमर्स के जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है वो सामने आते हैं, वो फेस करने पड़ रहे हैं एज अ ग्राहक। adulteration, increased cost of item, fraud in weight and measures are some of the problems. The consumer movement work to protect consumer from such types of frauds. ग्राहकों का होने वाला अलग अलग प्रकार से जो है यूज़, जिस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ाई जाती है या फिर कभी कभी वेट ठीक से नहीं दिया जाता है, एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें बेची जाती है, या फिर जो है इन्फीरियर प्रोडक्ट्स, एडल्ट्रेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं कि मिलावट वाले जो चीज़ें हैं वो ग्राहकों तक दी जा रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके हेल्थ से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस प्रकार के अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो सॉल्व करने के लिए ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो लागू किया गया। The movement increased the participation of people in public life. The post 1980s movement are called neo-social movement as their nature. ये मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट होती चली। 1980s से जो मूवमेंट स्टार्ट हुई उसको नियो सोशल मूवमेंट इस प्रकार के नाम से जो है वो स्टार्ट हुआ है। एज देयर नेचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मूवमेंट। पहले के मूवमेंट से, पहले के आंदोलन से 1980s के बाद के आंदोलनों में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, इसलिए उसका नाम जो है चेंज हुआ, नियो सोशल मूवमेंट्स। these movements are issue based. It means they try to organize issue based on mass movement. In the next chapter we will study the challenges before democracy. यहाँ तक जो है हमने आज लेसन नंबर 4 में अलग अलग मूवमेंट्स, उसके डेफिनेशंस, उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी जो है वो पढ़ी। इससे डिटेल में भी जानकारी आप नेट पर सर्च कर सकते हो, मूवमेंट्स रिलेटेड इन द हिस्ट्री पीरियड, और जिसके कारण आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगी। आई होप सो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कमेंट्स में ऑल्सो। वीडियो अच्छे से सुनना है, टेक्स्ट बुक हाथ में रखना है, अपने पॉइंट्स आपको बनाना है, और फिर भी अगर आपको लगता है कोई पार्ट्स आपको नहीं समझा तो आप मुझे वंस अगेन पूछ सकते हो। ओके बेटा, नाउ हैव अ गुड डे।